नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर रमनीश सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डियर आर ए सर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डियर आर ए सर में। दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उसके कितने भाग हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने भाग के बारे में जितने भी भाग हैं उनको मैंने ट्रिक के माध्यम से एक वीडियो बनाई थी। आशा करते हैं आप लोग देख चुके होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, वो भी ट्रिक से। तो बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की। तो दोस्तों, हमें पता है कि 22 भाग है जो कि 395 अनुच्छेद में बटा हुआ है और 12 अनुसूचियां हैं इनकी। तो आज हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं भाग 1 की बात। तो भाग 1 की बात करेंगे जिसमें 1 से 4 अनुच्छेद हैं। तो उसमें हमने इसमें आते हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 1 की बात करेंगे तो भारत क्या है, संघों का राज्यों का संघ है। यानी कि भारत की बात करेंगे तो भारत क्या है, बहुत सारे राज्य हैं, उनका एक संघ है। अनुच्छेद 2 की बात करेंगे, नए राज्यों का प्रवेश भी इसमें हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 2 क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश किस तरह से किया जाए, इसकी चर्चा अनुच्छेद 2 में की गई है। अनुच्छेद 3 की बात करें तो राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन के विषय में दिया गया है कि राज्य अपनी सीमा, उसका क्षेत्र क्या है, उसका सीमा कहाँ तक है और वो अपने नामों में परिवर्तन कर सकता है या नहीं कर सकता है। आगे हम लोग देखते हैं भाग 2 की बात करेंगे हम लोग, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक दिया गया। तो दोस्तों, ये भाग 2 की बात करेंगे तो भाग 2 कैसे आपको याद रहेगा, तो इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है जो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं याद है तो यहाँ पे नाग समझ में आ रहा है तो नाग समझ में आ रहा है तो हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों, नाग पंचमी। तो नाग पंचमी मनाते हैं। नाग शब्द आ गया यहाँ पे, पंचमी, तो पंचमी मतलब कहाँ से अनुच्छेद 5 से शुरू होता है नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता की चर्चा की गई है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में की गई है। उसके बाद आता है भाग 3 की बात करें, जिसमें अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 की चर्चा की गई है, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार दिए गए। तो दोस्तों, जल्द ही अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है और इससे 1-2 क्वेश्चन एराइज होते हैं। तो उसमें सारे मौलिक अधिकार की बात करेंगे हम लोग 12 से अनुच्छेद 35 तक की सभी ट्रिक के माध्यम से। आगे हम लोग देखते हैं भाग 4A की, यानी कि 51 भाग 4A की बात करेंगे हम लोग। तो 51A की देखेंगे हम लोग, तो उसमें मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, इन सब की चर्चा की गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था, इनमें कुछ शब्द शामिल किए गए थे जो कि हम लोग देखते हैं। तो उसमें शामिल कौन कौन से किए गए थे, समानता का अधिकार को शामिल किया गया था, स्वतंत्रता के अधिकार को शामिल किया गया था, यानी कि हमारे मौलिक कर्तव्यों में शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार की हम लोग बात करेंगे। तो ये सारे जो है 42वें संविधान संशोधन में इनको शामिल किया गया। तो दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन एराइज होते हैं कि समानता का अधिकार संविधान में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत उसको लाया गया था। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं तो राष्ट्रपति की बात करते हैं दोस्तों। तो भाग 5 में राष्ट्रपति से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं भाग 5 में देखते हैं हम लोग इसको, जो कि 52 से 151 अनुच्छेद तक राष्ट्रपति की उनके पद क्या हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, उनकी शक्ति क्या है, उनको कैसे निर्वाचित किया जाता है, उनके शक्ति क्या क्या होते हैं, उनका क्षेत्र क्या क्या होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सारी चीज़ की चर्चा की गई।
तो दोस्तों इसमें ज़्यादा नहीं, अभी हम लोग जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन सारे अनुच्छेद की चर्चा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ हम लोग एक बात समझा दें आपको कि केंद्र में जो राष्ट्रपति के कार्य होते हैं वही राज्य में राज्यपाल के काम होते हैं। तो हमने दोनों को एकदम इक्विवेलेंट यानी कि पैरेलल केस में लिया है ताकि आपको दोनों याद हो जाए। ये ध्यान रखिएगा, केंद्र में जो राष्ट्रपति का कार्य होता है वही राज्यपाल का काम होता है राज्य में। यहाँ से हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अनुच्छेद 52, इसमें राष्ट्रपति पद की चर्चा की गई, यानी कि केंद्र में एक राष्ट्रपति पद भी होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 5 समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए, यहाँ पे 2 समझ में आ रहा है। तो 2 यानी कि कोई आदमी अपने, जैसे हनुमान जी बैठे रहते हैं ना, झुक के बैठे रहते हैं, तो ये आदमी यहाँ पे अगर मुंह है इसका और ये इसका पैर है, तो यहाँ समझ में आ रहा है कि कोई आदमी झुक कर बैठा हुआ है। और यह आदमी, ये 5 है, यहाँ पे एक कुर्सी पर तन के बैठा है। यहाँ पे एक कुर्सी है तो यहाँ तन के बैठा है कुर्सी पर। इसका मतलब यह जो 2 दिख रहा है वो किसी के सामने झुका हुआ है, यानी कि गिड़गिड़ा रहा है। तो गिड़गिड़ा रहा है तो इसमें हम लोग इसकी बात करेंगे। तो यानी कि 2 समझ में आ रहा है, यानी कि राष्ट्रपति के कुछ अधिकार हैं, जैसे कि कोई भी, जैसे फांसी की सज़ा होती है तो फांसी की सज़ा होती है उसे राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है। तो राष्ट्रपति के सामने कोई गिड़गिड़ा रहता है, यानी कि बैठ के गिड़गिड़ा रहा है। तो दोस्तों 2 से आपको समझ में आना चाहिए कि राष्ट्रपति के सामने कोई झुक कर गिड़गिड़ा रहा है अपनी फांसी की सज़ा माफ़ करवाने के लिए। तो 52 से समझ में आ रहा है कि राष्ट्रपति बैठे हुए कुर्सी पर तन के और उसके सामने कोई गिड़गिड़ा रहा है। तो 52 की बात करेंगे तो यहाँ पे राष्ट्रपति पद की बात करेंगे। उसके आगे 53 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के कार्य क्या है, उनकी शक्ति क्या है, इन सभी चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे। अनुच्छेद 54 की बात करेंगे तो निर्वाचन इनका कैसे होगा, यानी कि राष्ट्रपति कैसे चुने जाएंगे, इसकी चर्चा की गई। तो दोस्तों इसी के क्रम में हमें क्या करना है, ये 52 है, +1 करना है इसमें। 52 एक 53 हो गया, 53 और एक आगे लगाना है, यानी कि 153। एक प्लस करना है और एक आगे लगा देना है, 153। तो इसमें राज्यपाल पद की चर्चा की गई है, यानी कि यहाँ पे सीधे 52 है, यहाँ पे 153 है, तो एक जोड़ के 53 बना देंगे, इसको एक आगे लगा देंगे, तो यहाँ से आपका बन गया राज्यपाल का पद। 54 है तो ये 53 होगा, ये 54 होगा। तो यहाँ पे कार्य और शक्ति की बात करेंगे, +1 इसमें भी करेंगे। आगे देखते हैं, इसमें 55 है, +1 करेंगे, सॉरी 54 है, +1 करेंगे, 55 बन जाएगा। तो इसमें भी निर्वाचन की बात करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान ट्रिक है, बस +1 करना है और एक आगे लगाते चले जाना। तो यहाँ पे भाग 6 की बात की, भाग 5 में क्या है, 52 से 151 है और यहाँ से 152 से 237 तक चर्चा की गई, किसकी, राज्यपाल की चर्चा की गई। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 63 में की गई है। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे, यहाँ 52 था, 52 से अगर हम लोग बात करेंगे, 52 है, +1 किए, 53 और 10 बढ़ा लेना है, 63 की बात करेंगे, +1 करेंगे, इसमें 53 हो गया, 53 में +10 कर लेंगे हम लोग, 63 हो गया। तो यानी कि यानी कि उससे बड़ा की बात कर रहे हैं। तो यानी कि ऐसे ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो 10 बड़ा है, तो 10 बड़ा है यानी कि राष्ट्रपति 10 बड़ा है, यानी कि अनुच्छेद 10 क्या होगा, उसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 53 10 63 हो जाएगा। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे। 63 में उपराष्ट्रपति पद की चर्चा की गई। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखेंगे हम लोग, जो 64 अनुच्छेद हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करते हैं। राज्य जो सभा होते हैं उसके सभापति के रूप में भी ये उपराष्ट्रपति काम करते हैं। तो दोस्तों ये आपको बताना चाहेंगे कि उपराष्ट्रपति का अपना कोई वेतन निर्धारित नहीं होता है, उनको वेतन दिया जाता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, जो वो काम करते हैं तब उनको वेतन दिया जाता है। उनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को उनका वेतन ऐसे डिसाइड नहीं होता है, पद के लिए कोई वेतन नहीं होता है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ अन्य राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और जो अनुच्छेद है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद
61 की बात करें हम लोग, अनुच्छेद 61 की बात करें तो महाभियोग होता है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें किसी की नियुक्ति होती है तो उसको हटाने के भी प्रावधान होते हैं। तो सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ यानी कि राष्ट्रपति पद से उनको हटाने के लिए एक महाभियोग लाया जाता है। तो महाभियोग लाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ता है कि आपके लिए महाभियोग लाया जा रहा है सदन में। तो इस पे चर्चा करेंगे दोस्तों। हालांकि एक बार ही ऐसा अभी तक हुआ है लेकिन वो भी पारित नहीं हुआ था, उसकी भी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्षमादान। तो दोस्तों अभी फिर यहाँ पे दो समझ में आ रहा है। तो दो जैसे ही समझ में आएगा हमको, दो जैसे भी समझ में आएगा हमको तो क्या होगा, झुका हुआ समझ में आएगा। तो झुका हुआ यहाँ भी दो है। और सात, सात मतलब सताना। तो सात मतलब सताना। तो सात का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सताना। तो किसी को सताया है तब तो उसे फांसी की सज़ा हुई है, और फांसी की सज़ा हुई है तो राष्ट्रपति के पास क्या आएगा, क्षमादान के लिए ही तो आएगा ना। तो यहाँ से दो से झुका हुआ समझ में आना चाहिए, और सात से सताया है तो सताया है तो क्या करने के लिए आएगा, क्षमादान करने के लिए आएगा। तो जैसे ही अनुच्छेद 72 की बात होगी तो आपको ध्यान हो जाना चाहिए कि इसमें क्षमादान की बात हो रही है। आगे हम लोग देखते हैं अध्यादेश। तो दोस्तों अध्यादेश की हम लोग बात करते हैं तो यह 123 में इसकी चर्चा की गई है। तो दोस्तों संसद के अवकाश की बात करें हम लोग, अध्यादेश होता क्या है कि संसद के अवकाश के समय यानी कि सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। यानी कि अगर सदन नहीं चल रहे हों, अगर सदन नहीं चल रहे हों तो उस स्थिति में कोई आपातकालीन ऐसे नियम कानून की आवश्यकता होती है जिस टाइम पे वो राष्ट्रपति बना सकते हैं, क्योंकि सदन तो चल नहीं रहा होता है, तो उसको हम लोग अध्यादेश बोलते हैं। तो ये क्या होता है, 123 में की गई है चर्चा। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे तीन चीज़ों की। एक होता है राज्यसभा, संसद होता है, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है लोकसभा। तो दोस्तों संसद एक हो गया, राज्यसभा दो हो गया, और लोकसभा तीन हो गया। यानी कि राष्ट्रपति कानून तो बनाएंगे लेकिन उन्हें तीनों से होकर गुजारना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं 1 2 3, यानी कि एक संसद से भी पारित करना पड़ेगा, राज्यसभा से भी पारित करना पड़ेगा, और लोकसभा से भी पारित करवाना पड़ेगा। तो 1 2 3 यानी कि अध्यादेश, यानी कि 1 2 3 से पारित करवाने की आवश्यकता तब होती जब वो संसद चलता रहता, लेकिन सदन तो चल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति तीसरा जो है यानी कि खुद जो है वो जो राष्ट्रपति होते हैं खुद उसको पारित कर देंगे। आगे देखते हैं दोस्तों 143 की बात करते हैं हम लोग। तो 143 की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह की बात करते हैं। तो दोस्तों ऐसे हम लोग 143 की बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से सलाह की बात होती है। अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए वो बाध्य नहीं हो सकते हैं। यानी कि किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह ले सकते हैं लेकिन मानने को वो बाध्य नहीं हो सकते हैं। तो इसकी चर्चा 143 में की गई। दोस्तों इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। अभी दोस्तों हम लोगों ने देखा जो कार्य राष्ट्रपति का होता है केंद्र में, वही राज्य में किसका काम होता है, राज्यपाल का। अभी हम लोग देखेंगे जो कार्य प्रधानमंत्री का होता है राज्य केंद्र में, वही काम मुख्यमंत्री का होता है। तो इसको हमने पैरेलल लिया है। तो दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 74 की बात करें तो अनुच्छेद 74 आपको ध्यान होना चाहिए। अनुच्छेद 74 की बात करेंगे हम लोग तो इसमें मंत्रिमंडल आता है। तो मंत्रिमंडल का गठन होगा जो कि
163 में इसमें मंत्रिमंडल की गठन हो रही है। तो दोस्तों इसे याद कैसे रखेंगे, तो इसमें 74 में -11 करेंगे, यानी कि 74 - 1, तो ये बच जाएगा आपको 3 और यहाँ बच जाएगा 6, 63 आ रहा है, इसका मतलब एक आगे बढ़ा देंगे, तो यह हो जाएगा 163। तो 163 आ गया, इसका मतलब सब में से -11 घटाना है, माइनस करना है 11 और एक आगे लगा देना है 163, यानी कि इसमें मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 75 की बात करते हैं। तो 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की चर्चा की गई है और इसमें 75 -11 करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं अलग से करता हूँ इसे। अगर 75 - 11 की चर्चा करेंगे तो यहाँ आपको हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी कि 64 की बात करेंगे, एक आगे लगा देना 164। तो 164 की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री की चर्चा की गई है। आगे देखते हैं, इसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री का कार्य होता है उस तरह से मुख्यमंत्री का काम होता है। इसमें महान्यायवादी होता है। तो दोस्तों महान्यायवादी की बात करें उसी तरीके से यहाँ पे आपका महाधिवक्ता होता है। तो यहाँ महान्यायवादी और यहाँ महाधिवक्ता की चर्चा हम लोग किए हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि महाधिवक्ता और महान्यायवादी क्या क्या होते हैं। तो भारत का जो महान्यायवादी होता है दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे महान्यायवादी की। तो भारत का जो महान्यायवादी होता है इसको 76 में हम लोग, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं 76 में महान्यायवादी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वो किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। और मत देने का अधिकार नहीं होता है, उसे 88 अनुच्छेद में चर्चा की गई। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं, महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए भी होता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की भी नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों जिस तरह से महान्यायवादी होता है उसी तरह से महाधिवक्ता है। थोड़ा सा भी हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे। 165 अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। यह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। जिस तरह से महान्यायवादी होता है उसी तरह से महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पे ये आपको राष्ट्रपति करते हैं, यहाँ पे राज्यपाल करता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ पे राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिससे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, यानी कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है उसकी चर्चा करता है, जिसमें वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न बना रहता है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि महाधिवक्ता के कार्य क्या क्या होते हैं। तो राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए, यानी कि यह राज्य सरकार को सलाह दे सकता है, बढ़िया सलाह जो कानून के विषय में होता है। दूसरा देखते हैं हम लोग, विविध स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने महाधिवक्ता को भी देखा और महान्यायवादी को भी हम लोगों ने देखा। दोस्तों बस इसे हमें ध्यान रखना है। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि संसद की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। तो 79 में संसद की चर्चा की गई है, 80 में राज्यसभा की चर्चा की गई है और 81 में लोकसभा की चर्चा की गई। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, इसे हम लोग सरल भी बोल सकते हैं। स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा, यानी कि सरल याद रखेंगे 79 से 81 तक हमें ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों कुछ ऐसे अनुच्छेद जो
महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, अनुच्छेद 100 की चर्चा करेंगे और हम लोग अनुच्छेद 100 की बात करेंगे, 108 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। तो अनुच्छेद 100 की बात करें हम लोग तो निर्णायक मत की चर्चा होती है। यानी कि दोस्तों अभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें निर्णायक जो मत होते हैं उसकी इसमें चर्चा की गई है। आगे देखते हैं 108, यानी कि 100 की 108 की चर्चा करेंगे हम लोग। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई है इसमें। यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया, यानी कि गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान लाया जाता है, जिसको इसमें 108 में चर्चा की गई है। अगला 110 की बात करेंगे, धन अधिवेशन की बात करेंगे। तो धन विधेयक को इसमें पारित किया जाता है, धन अधिवेशन वाले में। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग, ये बहुत ही मस्ट भी आई है, 112 अनुच्छेद यानी कि बजट। तो बजट क्या है दोस्तों? बजट हर साल पेश की जाती है। तो थोड़ा सा इससे हम लोग देखेंगे कि बजट 112 में आता है। ये बहुत ही मस्ट भी आई है, यानी कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाता है, जिसकी चर्चा 112 में की गई है। आगे हम लोग देखते हैं 116 लेखानुदान की बात करेंगे। तो 116 में लेखा अनुदान की बात करेंगे। तो दोस्तों लेखा अनुदान पे भी एक बहुत ही बढ़िया वीडियो मैं लेकर आऊँगा, तो अभी इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं करेंगे। आगे 117 की बात करेंगे, जिसमें चर्चा की गई है वित्त विधेयक की चर्चा की है। तो वित्त से रिलेटेड जितनी भी चर्चाएं होती हैं उसको 117 अनुच्छेद में की गई। दोस्तों आगे देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की चर्चा हम लोग करते हैं। तो संविधान 124 की बात करें, 124 की बात करें और 214 की बात करें, तो दोस्तों शब्द का हेर फेर है। 124 ये 2 को पहले कर दिया, 1 को बाद में कर दिया, तो इसका यानी कि 1 2 था, वो 2 और 1 आ गया। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इसको करने में क्रम चेंज हो गया। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा ऊंचा, मतलब ये होता है ऊंचा होता है, तो इसलिए 1 से चर्चा किए हैं, और उससे थोड़ा सा कम होता है तो वो 2 की बात करेंगे, क्योंकि 1 आएगा उसके बाद 2 आता है ना, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद आएगा। आगे देखते हैं 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। तो इसमें क्या हो गया, तो इसमें ये किया गया है कि राज्य के लिए हाई कोर्ट होना चाहिए। 131 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की जितने भी अधिकार हैं उनकी चर्चा की गई है। और यहाँ पे 216 की बात करें तो हाई कोर्ट का गठन किया गया है, ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और 148 की बात करें तो इसमें कैग की नियुक्ति की गई है। तो 148 जो होते हैं उसमें यानी कि हम लोग बोल सकते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो दोस्तों ये क्यों आवश्यक है, क्योंकि यही वो एक पद है जिसके माध्यम से जितने भी आजकल घोटाले होते हैं उन सब पे नियंत्रण करता है, उस पर पैनी नज़र रखता है। तो कै की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं केंद्र और राज्य के बीच में क्या क्या संबंध है, उनकी चर्चा किस किस अनुच्छेद में की गई है उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। 249 की बात करें, राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति, यानी कि राज्य सूची है उस पे राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, उसकी चर्चा की गई। आपातकाल अगर 250 की बात करें तो आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की भी शक्ति दी गई है। आगे देखते हैं 262 में क्या है, नदी जल विवाद। तो दोस्तों क्या होता है कि दो राज्यों के बीच में अगर नदी जल विवाद होता है कि अगर कोई भी राज्य यह बोलता है कि मुझे पानी कम मिल रहा है और कोई बोलता है कि नहीं मुझे पानी ज़्यादा मिल रहा है, तो इस तरह के जो भी विवाद होते हैं उनकी चर्चा 262 में की गई। यानी कि 2 है तो 2 मतलब कोई भी झुकना नहीं चाहता ना, तो यहाँ पे 2 की फिर चर्चा करेंगे, कोई झुकना नहीं चाहता, यानी कि विवाद होगा ही होगा। आगे देखते हैं 263 की बात करें, अंतरजातीय परिषद की यहाँ पे चर्चा होती है, यानी कि अंतरजातीय परिषद की यहाँ पे चर्चा की गई।
280 की बात करें, वित्त आयोग की चर्चा की गई 280 में। आगे देखते हैं 312। तो दोस्तों 312 मस्ट VVI है हम लोगों के लिए, ये थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। 312 में अखिल भारतीय सेवा जितने भी संस्थान हैं या आयोग की बात करें, ये सारे चीज़ इसकी चर्चा की गई है। जैसे IAS की चर्चा की गई है, IPS की और IFS की बात करेंगे। तो दोस्तों एक IFS होता है जिसमें यहाँ पे फॉरेन होता है, और एक IF होता है यहाँ पे जो फॉरेस्ट की बात करेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे अखिल भारतीय वाले में फॉरेस्ट होता है, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, नहीं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 315 की बात करेंगे। तो संघ एवं राज्य के लोक सेवाएं, जैसे BPSC की बात करें, UPSC की बात करें, इन सभी की चर्चा हम लोग इसमें इसके 315 के अंतर्गत करते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कि बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और इनसे भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अनुच्छेद 17 की बात करें जिसमें अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि 12 से लेकर 35 के ऊपर मेरी एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें मौलिक अधिकार की चर्चा करेंगे, तो वो वीडियो देखना ना भूलिएगा आप लोग। अनुच्छेद 29 की बात करेंगे, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण की बात की गई है। तो अल्पसंख्यक यानी कि अल्पसंख्यक का मतलब क्या है, जो झुके हुए यानी कि कम है। तो झुकना मतलब फिर 2 आया, तो यहाँ पे उसकी 9 आ रहा है। तो 9 मतलब उसके नवीनीकरण की बात करेंगे, यानी कि झुके हुए जो भी है उसके नवीनीकरण की बात करेंगे। तो अल्पसंख्यक क्या है, झुके हुए हैं, उसके नवीनीकरण की चर्चा की गई है। बस ये ट्रिक है, इसे ध्यान रखेंगे आप लोग थोड़ा सा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 40 में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। 40, तो 40 तो यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं, पंचाली, तो चाली, तो पंचाली होता है, पंचाली किसको बोलते हैं, तो द्रौपदी को। तो पंचाली तो यानी कि पंचायती, और किस में, यानी कि 40 में, यानी कि 40 अनुच्छेद में। दोस्तों ये ट्रिक है, 40 अनुच्छेद में किसकी चर्चा की गई है, पंचायत, यानी कि पंचाली, चाली आएगा तो यहाँ पे 40 कर लेंगे हम लोग। आगे देखते हैं 32 की बात करते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार की चर्चा की गई है किसमें, यानी कि 32 में की गई है, जिसे हम लोग हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेद की चर्चा की इस वीडियो में। यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मस्ट VVI है, इसे आप 1-2 बार पढ़ेंगे, कवर जरूर हो जाएगा आपको। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, आगे वीडियो में फिर हम लोग नए टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।